एस्टर का जल अपघटन। जल अपघटन आप समझ ही गए होंगे। जल अपघटन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलिसिस, यानी कि जल के द्वारा बंध का विखंडन जो कहलाता है वो जल अपघटन कहलाता है। हालांकि काफी सारा जल अपघटन अपन देख चुके हैं, जैसे साइनाइड का पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से कार्बोक्सिलिक बनता था, आंशिक रूप से अमाइड बनता था। आयमीन का जल अपघटन देख चुके हैं। आयमीन के जल अपघटन से कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते थे, कार्बोनिल के जल अपघटन से कार्बोनिल ही प्राप्त होते थे। इस तरीके से काफी सारे मैंने आपको जल अपघटन पढ़ा दिए। ईथर के जल अपघटन से हमें क्या प्राप्त हो रहा था? अल्कोहल प्राप्त हो रहा था, तो ईथर की मदद से अपन अल्कोहल भी बना सकते हैं। सिमिलरली अगर अपन बात करें एस्टर की, तो एस्टर के जल अपघटन से भी हम अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो रिएक्शन यहां पर क्या होगी? RCOO, यहां पे मैं R' लिख देता हूं। इसका मैं क्या कराऊंगा? जल अपघटन कराऊंगा, चाहे अम्लीय माध्यम हो चाहे क्षारीय माध्यम हो, दोनों ही माध्यम में एस्टर का जल अपघटन हो सकता है। और होके क्या बनेगा? यहां बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्लस क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो ये चाहता तो मैं कार्बोक्सिलिक वाले चैप्टर में भी पढ़ा सकता था। कार्बोक्सिलिक एसिड बना है और यहां पर क्या बना है? अल्कोहल बना है। चाहता तो मैं कार्बोक्सिलिक वाले चैप्टर में ही पढ़ा सकता था, लेकिन ठीक है, अब अपन ने काफी सारे मैकेनिज्म पढ़ लिए तो अपन यहाँ पर आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या है? एस्टर। तो एस्टर का जल अपघटन दोनों ही केसेस में संभव है, चाहे अम्लीय माध्यम लो चाहे क्षारीय माध्यम लो। कुछ नहीं करना आपको, इधर OH रखना है, इधर H रखना है। देखते हैं आपको पता चल जाएगा कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, शॉर्टकट लगाओगे तो आप शॉर्टकट ये लगा सकते हो, एक बंद है तो एक जल की रिक्वायरमेंट है, एक बंद तोड़ने के लिए एक जल की रिक्वायरमेंट है। ये छोटी सी आपके पास रिएक्शन है, और रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्टर का जल अपघटन है। एस्टर का निर्माण उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एस्टर का जल अपघटन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही केस में हो सकता है, अम्लीय और क्षारीय, ये बात अपन लिखेंगे। अम्लीय माध्यम में यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, जबकि क्षारीय माध्यम में यह अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। मतलब अम्लीय माध्यम में ये आगे भी जा सकती है, पीछे भी आ सकती है। अगर पीछे आएगी तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल की मदद से मैं क्या बना सकता हूं? एस्टर का निर्माण कर सकता हूं। उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? एस्टरीफिकरण बोलते हैं, यानी कि एस्टरीफिकेशन बोलते हैं। एस्टर का निर्माण अभिक्रिया बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल के द्वारा। जबकि अगर मैं यही रिएक्शन क्षारीय माध्यम में कराऊंगा तो ये अनुत्क्रमणीय होगी, यानी कि पीछे नहीं आएगी, केवल और केवल आगे जा सकती है। और इस अभिक्रिया का नाम हो जाता है, जो आगे जा रही है, साबुनीकरण, साबुन बनाने की प्रक्रिया, यानी कि सैपोनिफिकेशन। जितने भी दुनिया में साबुन बनते हैं वो इस अभिक्रिया से बनते हैं। एस्टर का जल अपघटन करके कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल प्राप्त होता है, उस अभिक्रिया को अपन साबुनीकरण कहते हैं। तो इन सारी बातों को अपन नोट करके लिखेंगे। उसके बाद अपन काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, कैसे बंध टूटता है उसकी बात करेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे, वही जो अपना तरीका होता है सारा का सारा। तो यहां पर क्या क्या बात लिख सकता हूं? नोट नंबर सबसे पहला, यह अभिक्रिया अम्लीय एवं क्षारीय दोनों ही माध्यम में संभव है। यानी कि यह अभिक्रिया से मतलब क्या है? एस्टर का जल अपघटन अम्लीय और क्षारीय दोनों ही माध्यम में क्या होगा बेटा? संभव हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, यह अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अम्लीय माध्यम में यह अभिक्रिया आगे भी जा सकती है, पीछे भी आ सकती है। ये जो आगे जा रही है इसको बोलते हैं एस्टर का जल अपघटन अम्लीय माध्यम में। और अगर मैं इस अभिक्रिया को पीछे लेके आऊंगा तो उसको एस्टरीफिकेशन बोलेंगे, तो उस बात को भी लिख लेते हैं। तीसरी बात, अम्लीय माध्यम में एस्टर का निर्माण कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं अल्कोहल द्वारा एस्टरीफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्टरीफिकेशन कहलाता है। अगर रिएक्शन लिखूं तो कैसी होगी?
यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने अल्कोहल लिखा हुआ है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, अम्लीय माध्यम चल रहा है, क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा साहब। कैसे बन रहा है, यहां से OH, यहां से H, हमेशा कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH जाएगा, अल्कोहल का H जाएगा, हमेशा कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH जाएगा, अल्कोहल का H जाएगा। अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो इस अल्कोहल के ऑक्सीजन को मैं 18 लिख देता हूं, तो यहां पर क्या रह जाएगा, 18 रह जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH और अल्कोहल का क्या जाएगा, H, और हमारे पास क्या बन जाएगा, एस्टर। इस अभिक्रिया को एस्टरिफिकेशन कहते हैं। उल्टा होगे तो क्या बोलेंगे, एस्टर का जल अपघटन। बात समझ में आती है। लेकिन यही अभिक्रिया अगर मैं क्षारीय माध्यम में कराता हूं तो फिर यह अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होगी और उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, साबुनीकरण प्रक्रिया बोलेंगे, सैपोनिफिकेशन बोलेंगे। तो यहां पर लिखेंगे यह अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में अनुत्क्रमणीय होती है और इसे साबुनीकरण यानी कि सैपोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो अपन अम्लीय माध्यम में तो दोनों तरफ जा सकते हैं, लेकिन क्षारीय माध्यम में केवल और केवल एस्टर का जल अपघटन संभव है, एस्टर का निर्माण संभव नहीं है, और उस अभिक्रिया को सैपोनिफिकेशन बोला, साबुनीकरण बोला है। अब बात आती है एस्टर का जो जल अपघटन करते हैं, बंध का विखंडन करते हैं, वो बंध का विखंडन किस किस तरीके से हो सकता है, कौन कौन सी कंडीशन में किस प्रकार का विखंडन होगा। हालांकि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर OH जाता है, यहाँ पर H जाता है। अगर मैं इधर से बात करूं आपसे तो इधर ध्यान दें आप, ये एस्टर है अपने पास। यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर बंध विखंडन मैंने कहां से किया है, OR और CO के बीच का बंध विखंडन किया है, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध विखंडन किया है, यानी कि असाइल बंध विखंडन किया है। लेकिन हमेशा ऐसा संभव नहीं है कि असाइल बंध विखंडन हो। कभी कभी ये ऑक्सीजन और R वाला बंध भी विखंडित हो जाता है। कब, जल अपघटन के दौरान। वो कब होगा, जब ये R' क्या होगा, 3 डिग्री या मिथाइल होगा। वो केस में आपको लिखाऊंगा कि असाइल बंध विखंडन कब होता है, अल्काइल बंध विखंडन कब होता है। मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म के बाद सवाल देखेंगे। अभी मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात लिखाई है कि अम्लीय क्षारीय माध्यम में क्या होता है, अम्लीय माध्यम में क्या क्या संभवता है, क्षारीय माध्यम में क्या क्या संभवता है। मैकेनिज्म भी देखेंगे और कौन से बंध विखंडन होते हैं, किस केस में अल्काइल बंध विखंडन होगा, किस केस में असाइल बंध विखंडन होगा, सब लिखाएंगे। यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूं। बहुत सिंपल सी अभिक्रिया है, कोई ऐसा हार्ड नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। मैक्सिमम केस में असाइल बंध विखंडन होता है, ज्यादा सोचने की बात नहीं। अल्काइल कब होगा वो मैं बताता हूं आपको। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे एस्टर का बंध विखंडन जल अपघटन के दौरान लिख लो, है ना, जल अपघटन के दौरान। बिल्कुल अपन एकदम देसी भाषा में पढ़ते हुए, ठीक है ना, एस्टर का बंध विखंडन कर रहे हैं, जल अपघटन के दौरान क्या क्या संभवता है वो देख रहे हैं। यहाँ पर दो तरीके से बंध विखंडन हो सकता है। एक हो सकता है असाइल बंध विखंडन और एक हो सकता है अल्काइल बंध विखंडन। ठीक है, असाइल बंध विखंडन और अल्काइल बंध विखंडन से मेरा क्या मतलब है, यहां पे मैंने ये एस्टर लिखा, यहां पर भी मैंने एस्टर लिखा। ठीक है, एक बार तो बंध यहां से विखंडित हो और एक बार बंध यहां से विखंडित हो। अगर बंध असाइल समूह का विखंडित हो रहा है तो उसको असाइल बंध विखंडन बोलेंगे, अल्काइल समूह का बंध विखंडित हो रहा है तो उसको अल्काइल बंध विखंडन बोलेंगे। अल्काइल बंध का विखंडन 2 या 3 केसेस में होता है, लेकिन असाइल बंध हमेशा विखंडित होगा। हमेशा असाइल बंध विखंडन लगाना है, कहीं भी अटको, असाइल बंध विखंडन तो लगाना ही लगाना है। अल्काइल के लिए बस 3 केस है, वो याद रख लो। अगर पहली बात अम्लीय माध्यम है, अम्लीय माध्यम में आप विखंडन कर रहे हो तो कब होगा, जब R' यानी कि R' कौन सा, ये वाला, ये कैसा होगा, 3 डिग्री अल्काइल समूह होगा। क्या होगा, 3 डिग्री अल्काइल समूह होगा, तो R' से विखंडित होगा। दूसरी बात, अगर क्षारीय माध्यम दिया हुआ है, क्षारीय माध्यम में आप जल अपघटन कर रहे हो, तो क्षारीय माध्यम में R' जो है वो क्या होना चाहिए, पहला
3 डिग्री अल्काइल समूह के केस में आपका अल्काइल बंध विखंडित हो सकता है, या फिर R' क्या हो, मिथाइल समूह हो, तो मिथाइल समूह के केस में क्षारीय माध्यम में अल्काइल बंध विखंडन हो सकता है। इतनी सी बात याद रखनी है, 3 डिग्री अगर आ जाए R' तो हमेशा अल्काइल बंध विखंडन करना है, और क्षारीय माध्यम में अगर मिथाइल भी आ जाए तब भी अल्काइल बंध विखंडन करना है। बाकी सारे केसेस में आपको असाइल बंध विखंडन करना है, सोचना ही नहीं है, केवल इतना सा याद रखना है। बात समझ में? याद रखोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, अगर उसको कंसेप्ट बना के याद रखोगे तो फिर दिक्कत आएगी, समझ रहे हो? तो आप सिंपली इसको याद रख लोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। शॉर्ट नोट्स में डालो इस बात को, याद रह जाएगी, ठीक है ना? मेरा मानना तो ये है, बाकी आपको मैं समझा भी सकता हूँ, ऐसे कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है ना? मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म किस प्रकार से चलेगा एस्टर के जल अपघटन का। दोनों ही केस में देखेंगे, क्षारीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। तो यहां पर मैकेनिज्म लिखते हैं, सबसे पहला क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन। सिंपल सा मैकेनिज्म है, आपको सब बता रखा है, SnAe, SnEa, SN2, SN1, SNI सब पढ़ा चुका हूं, वही लगाना है। ग्रिग्नार्ड में जैसे करते थे, सबसे बढ़िया चैप्टर अपने लिए किसी का भी मैकेनिज्म सीखना है पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ग्रिग्नार्ड वाला चैप्टर पढ़ो। ग्रिग्नार्ड वाले चैप्टर में सारे के सारे मैकेनिज्म क्लियर हो जाते हैं। यहां पर अपन बात करें, एस्टर है हमारे पास RCOOR', इसकी अभिक्रिया किसमें करानी है? क्षारीय माध्यम में। क्या बनेगा? RCOOH प्लस क्या बनेगा? R'OH। ये अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, इसलिए मैंने सिर्फ ये वाला चिन्ह लगाया है। अगर ये उत्क्रमणीय होती तो मैं दोनों तरफ वाला लगाता, ठीक है ना? मैकेनिज्म की बात करेंगे तो मैकेनिज्म कैसे चलेगा? RCOR' OH- जो है ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव है, बताने की जरूरत नहीं है। कार्बन ऑक्सीजन में विद्युत ईनता का अंतर है, तो यहाँ पर ये डेल्टा पॉजिटिव वाला साइन आएगा, ठीक है? अब डेल्टा पॉजिटिव वाला साइन है तो ये OH- यहाँ पर आक्रमण करेगा, ये बंध टूटेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ क्या बन जाएगा? RCOH, यहाँ पर OR', यहाँ पर O-, ये माइनस वापस से पाइबंद बनाएगा और ये OR' लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा। अब देखो आप, यहाँ पे अगर R' जो है वो Me होता तो OMe अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है OH- की तुलना में। OMe और OH- में OMe जो होता है वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है OH- की तुलना में। केवल एक ही एक्सेप्शन है कि OMe और OH में OMe अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, बेकार लिविंग ग्रुप है OH- की तुलना में, इस वजह से वहां पे अल्काइल बंध विखंडन होता है, ठीक है ना? नेक्स्ट स्टेप में यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर RCOOH प्लस क्या बन गया? R'-O-। अब क्योंकि ये एक ही डब्बे में पड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है और क्षार है, तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया होगी, एक दूसरे को प्रोटॉन ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं? प्रोटॉन का ट्रांसफर या फिर इंटरमोलिक्यूलर एसिड बेस अभिक्रिया। इंट्रा नहीं बोल रहा, अंतर आणविक नहीं बोल रहा, इंटरमोलिक्यूलर बोल रहा हूं। दो यौगिकों के बीच में अम्ल क्षार अभिक्रिया होगी, क्या बनेगा? RCOO- प्लस R'-OH। और अगर आपको इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलना है तो आपको यहां पर बाद में जल डालना पड़ेगा, जिससे H लेके RCOH में बदल जाएगा। बताओ कितना सिंपल सा मैकेनिज्म है। स्लो स्टेप कौन सी है? पहली स्टेप ही आपकी स्लो है, वही आपकी RDS है, ठीक है? पहली स्टेप स्लो है, वही आपकी RDS है। कुल मिला के क्या हुआ है? यहां पर ये OH- जो है वो प्रतिस्थापित हो गया है और OR' यहां से निकल गया है। पहले योग हुआ है, फिर विलोपन हुआ है, यानी कि मैकेनिज्म कौन सा चला है? SnAe मैकेनिज्म चला है। नाभिक स्नेही समूह का प्रतिस्थापन, पहले योगात्मक फिर विलोपन हो गया। सिंपल है कि नहीं? ये आपका क्षारीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन हो गया। अब इसी को अपन अम्लीय माध्यम में पढ़ेंगे। फटाफट से पोज करके इसको आप नोट कर ले। आओ अम्लीय माध्यम में देखते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे। इस प्रकार से एस्टर का जल अपघटन खत्म हो जाएगा, जिससे अपन ने अल्कोहल का निर्माण कर लिया। देखा आपने अल्कोहल कैसे बन रहा है, ठीक है? अगर मैकेनिज्म नंबर 2 की बात करूं, यानी कि अम्लीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन, अम्लीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन देखते हैं। तो सबसे पहले तो अभिक्रिया क्या है अपनी?
ये अभिक्रिया कैसी है हमारे लिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसलिए मैंने ये वाला चिन्ह लगाया अभिक्रिया में। यहां पर क्या प्राप्त होगा, RCOOH प्लस क्या प्राप्त होगा, R-OH। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। यहां पर ये RCOOR- दिया हुआ है, अम्लीय माध्यम दिया हुआ है, ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो H+ पे आक्रमण करके कौन सी अभिक्रिया दर्शाएगा, एसिड बेस। क्या बनेगा यहाँ पे, RCOH पॉजिटिव, यहां पर OR- बनेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो जल है वो जल अब यहां पर आक्रमण करेगा। पहले जल क्यों नहीं कर पा रहा था आक्रमण, क्योंकि यहां पर डेल्टा पॉजिटिव उतना अधिक नहीं था और यहां पर जो जल था वो कैसा था, उदासीन था। पहले अपने क्षारीय माध्यम लिया था तो OH- एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल था, लेकिन जल उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो अपन ने इलेक्ट्रोफाइल को बेहतरीन बनाया, यहां पर डेल्टा प्लस को बढ़वाया, यहां प्लस बना के। समझ रहे हो बात को। तो यहां पर ये बंद टूटेगा, क्या बनेगा, RCOH2 पॉजिटिव, यहां पर OH, यहां पर OR-। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, यानी कि चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती बोल दो। बीच में क्या बनाए, चतुष्फलकीय मध्यवर्ती बनाए। जिस तरह से मैं आगे जा रहा हूं सेम टू सेम उल्टी रिएक्शन होगी जब मैं एस्टर से कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल से एस्टर बनाऊंगा, बिल्कुल सेम रिएक्शन का पाथ फॉलो होगा। यानी कि इसमें माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी है, माइक्रोस्कोप लेवल पे जाकर अपन देख सकते हैं इसमें क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया आ रही है। वैसे तो मुझे ये चिन्ह लगाने नहीं चाहिए, सब जगह मुझे कौन से चिन्ह लगाने चाहिए, सब जगह मुझे ये वाले चिन्ह लगाने चाहिए क्योंकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। लेकिन अगर कहीं चूक जाऊं तो आप लगा देना। अब यहां पर देखो होगा क्या, यहां पर OR- है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करेगा, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां से प्रोटॉन ले लेगा, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है, अंतर आणविक प्रोटॉन माइग्रेट कर रहा है, क्या बन जाएगा, RCOH OH OR-H पॉजिटिव बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में होगा आपका, यहां पर ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो इसको रिवर्ट बैक करके निकाल देगा, क्या बन गया, RCOH डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव प्लस क्या बन गया, R-OH। और फिर क्या होगा, जो लिया था स्टार्टिंग में H+ उसको वापस लौटा देंगे, यानी कि यहां से वाटर अपना H+ लेके निकल जाएगा और हमें प्राप्त हो गया अल्कोहल, साथ के साथ क्या प्राप्त हुआ, एसिड प्राप्त हो गया। तो वही बात है, एसिड प्राप्त हो गया, अल्कोहल प्राप्त हो गया। केवल और केवल जब ये R-3 डिग्री होगा उस केस में क्या होगा, उस केस में अल्काइल बंध का विखंडन होगा, बाकी सब केसेस में असाइल बंध का विखंडन होगा। उसमें भी इसलिए अल्काइल बंध का विखंडन होता है क्योंकि यहाँ पे जो R- होता है वो 3 डिग्री होता है और 3 डिग्री वाला जो है OR- लिविंग ग्रुप जो निकलेगा वो थोड़ा बेकार क्वालिटी का होता है। तो R- यहाँ पर धनायन के रूप में निकलता है जो कि काफी ज्यादा स्थायी होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से पूरा मैकेनिज्म चल रहा है, आराम से आप नोट डाउन करो इसको, कोई जल्दीबाजी नहीं है अपनी तरफ से। मैकेनिज्म वही का वही है, पूरा SNAE टाइप का मैकेनिज्म है। पहली स्टेप एसिड बेस है, बाकी पूरा SNAE जैसा ही है, ठीक है ना। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन, पहले योगात्मक फिर विलोपन। बस अपन ने इलेक्ट्रोफाइल को बढ़िया बनाने के लिए H+ की सहायता ली है। यहाँ पे ये H+ किसकी तरह काम कर रहा है, उत्प्रेरक की तरह अंत में निकल गया, सिंपल है। अब इसके बाद अपन करेंगे खूब सारे एग्जाम्पल और उस एग्जाम्पल में ये क्वालिटी होगी कि आपको पहचानना है कि असाइल बंध का हो रहा है या अल्काइल बंध का विखंडन हो रहा है और उत्पाद बना के बता देना है, सिंपल सा है ना। चलो इसको मैं 18 लिख देता हूं जिससे आपको क्लियरिटी ज्यादा आएगी उत्पाद में। पहले ये 5 एग्जाम्पल ट्राई करें फिर और देते हैं पोज करके।
तो पहला एग्जांपल आपने ट्राई किया होगा, यहां पर CH3 आया हुआ है और पूरा एस्टर का एस्टर दिया हुआ है और अम्लीय माध्यम है। तो अम्लीय माध्यम में केवल और केवल जब 3 डिग्री वाला आता है तब अल्काइल बंध का विखंडन होता है, वरना तो अपने को पता ही है यहां से करना है, ये डेल्टा प्लस है डेल्टा माइनस है, तो यहाँ पर आपका OH वाला पार्ट आ जाएगा, यहाँ पर H वाला आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक तभी तो बनेगा, सिंपल है। तो यहाँ पर क्या बनेगा भैया बताओ, CH3COOH प्लस CH3OH, लेकिन OH जो है वो 18 वाला होगा, ऑक्सीजन 18 वाला इस अल्कोहल के साथ जाएगा, इतना सा ध्यान रखना है। ये 18 इसीलिए लिख के दिया है कि पता रहे ये वाला ऑक्सीजन कहाँ है, ये वाला ऑक्सीजन कहाँ है। बाहर से OH जो आया है वो ये है और अंदर वाला O जो था वो रहा, सिंपल। बिल्कुल ईथर में भी इस तरह से अपन ने जल अपघटन किया था, ऑक्सीजन 18 देके मैंने आपको थोड़ा सा तिगड़म मिलाने को कहा था। यहां पर भी कुछ नहीं करना, यहां पर भी वही करना है, यहां पर OH, यहां पर H, यहां पर भी वही करना है, यहां पर OH, यहां पर H, यहां तक कोई लफड़ा नहीं है। बनेगा क्या, इथेनोइक एसिड बनेगा प्लस यहां से ETOH 18 वाला बनेगा, यहां से भी इथेनोइक एसिड बनेगा और क्या बनेगा, ये वाला अल्कोहल बनेगा, ठीक है। पंगा यहां पर है फोर्थ वाले में, स्टार लगा लो, फिफ्थ वाले को स्टार लगा लो। फोर्थ और फिफ्थ में क्या पंगा है, फोर्थ में आप देखोगे ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ है वो 3 डिग्री अल्काइल समूह है। अब की बार क्या होगा, अल्काइल बंध का विखंडन होगा, इधर H आएगा इधर OH आएगा। तो अब की बार जो 18 वाला होगा वो किसके साथ रहना चाहेगा, वो रहना चाहेगा एसिड के साथ, और जबकि बाहर वाला OH टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बना लेगा। फिर यहां पर देखेंगे तो वापस से यहां पर बंध विखंडन होगा, यहां पर H, यहां पर OH, लेकिन अब जो बाहर वाला वाटर है, बाहर वाला जल है, वो ऑक्सीजन 18 वाला है, तो यहां पर 18 लिख दूंगा मैं, ठीक है। बात को समझना, क्या चीज कहां से आ रही है, ये अगर क्लियरिटी है तो फिर तो कोई मैकेनिज्म आपसे पूछ ही नहीं रहा। मैकेनिज्म का मतलब केवल इतना सा होता है कि आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कहां से आ रही है, बाहर से क्या आ रहा है, अंदर से क्या आ रहा है, किस पे आक्रमण हो रहा है, कौन टूट रहा है, क्यों टूट रहा है, ये सारे रीजन मैकेनिज्म से पता चलते हैं। मैकेनिज्म से चीजें समझने में आसानी होती है, लेकिन अपने को कोई PhD तो करनी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस करनी नहीं है, अपने को तो नॉर्मल पेपर निकालना है तो अपना काम हो जाता है। 5 एग्जाम्पल करा दिए और देखो आप अब जिस तरह से अपन आगे चल रहे हैं, उल्टा चलेंगे तो एस्टर से का वो एस्ट्रिफिकेशन हो जाएगा, एस्टर का निर्माण हो जाएगा उल्टा चलने पर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6, यहां पर 18, चलो ये करो पहले तो 6 से लेकर 10 तक करो पोस्ट करके। तो आपने 6th वाला ट्राई किया होगा। माध्यम कैसा है, क्षारीय, ये ध्यान रखें। क्षारीय माध्यम में 2 केस थे जिसमें अल्काइल बंध का विखंडन होता था, एक तो मिथाइल और एक टर्शियरी ब्यूटाइल। तो यहाँ पर कहाँ से बंध का विखंडन होगा, बिल्कुल यहाँ से होगा, सोचने वाली बात ही नहीं है। H यहाँ पर, OH यहाँ पर, खत्म हो गया सवाल ही। बस आपको इतनी सी बात याद होनी चाहिए थी कि विखंडन किसका होता है, बाकी काम तो हो ही गया है। इस केस में कहां से होगा, यहां से होगा, यहां पर OH, यहां पर H, क्या बन जाएगा CH3COOH प्लस ETOH 18 वाला यहां पर चले जाएगा। फिर यहां पर भी 2 डिग्री वाला केस है, सोचना ही नहीं है, इधर OH इधर H, एक बनेगा आपका इथेनोइक एसिड और दूसरा बनेगा आपका प्रोपेन 2-ऑल। यहां 3 डिग्री वाला आ गया। 3 डिग्री वाले में ऑब्वियस सी बात है, आप यहां से काटोगे, अल्काइल बंध का विखंडन करोगे तो क्या बनेगा CH3CO, ऑक्सीजन 18 वाला तो एसिड के साथ चला जाएगा और 3 डिग्री के साथ OH जुड़ जाएगा बाहर वाला।
यहाँ पर वापस 3 डिग्री आ गया, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, लेकिन अब की बार 18 वाला है क्योंकि बाहर 18 वाला आइटम दिया है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3CO OH प्लस टर्शियरी बुटाइल के साथ क्या आ जाएगा, 18 वाला। समझ रहे हो बात को? एक एग्जाम्पल और कर लो, फिर अपन परीक्षण देखते हैं कि अल्कोहल कौन कौन से परीक्षण देता है, कौन कौन से टेस्ट देता है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे अल्कोहल के लिए कि लेबोरेटरी में कौन कौन से टेस्ट से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं अल्कोहल को, ठीक है ना। अम्लीय माध्यम में क्या बनेगा, क्षारीय माध्यम में क्या बनेगा, करो भाई। अब ये जो एस्टर है ये कौन सा है, चक्रीय एस्टर है, साइक्लिक एस्टर। चक्रीय वलय के अंदर मैंने एस्टर को फंसा के दिया हुआ है, चक्रीय एस्टर है। क्या फर्क पड़ रहा है उससे, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। बस अपने को ये पता होना चाहिए असाइल बंध तोड़ना है या अल्काइल बंध तोड़ना है। अम्लीय माध्यम है, सोचना ही नहीं है, ये असाइल बंध टूटेगा, इधर OH इधर H, खत्म ही हो गया सवाल। ऑक्सीजन 18, इधर H, C डबल बॉन्ड OH। फिर वो क्षारीय माध्यम में भी कौन सा टूटेगा, असाइल वाला टूटेगा, क्या बनेगा, ऑक्सीजन 18 H OH। अब आप चाहो तो इसको O- के रूप में भी छोड़ सकते हो अगर आंसर में O- के रूप में दिया है तो, वरना अगर बाद में वाटर डालोगे तो ये एसिड में कन्वर्ट हो ही जाएगा, ठीक है। यहां तक आप नोट करो, फिर आगे बढ़ाते हैं। हाँ भाई, लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब बात करते हैं अपन अल्कोहल के POC की, यानी कि प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, या POC ऑफ अल्कोहल लिखते हैं। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ अल्कोहल, ठीक है ना। अल्कोहल की प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, अल्कोहल के टेस्ट देखते हैं, किस किस माध्यम से अपन अल्कोहल को विभिन्न रूप में पहचान सकते हैं या उनका विभेदन कर सकते हैं। सबसे पहला टेस्ट तो अपन ने पढ़ ही लिया था, लुकास परीक्षण। आपको याद भी होना चाहिए, लुकास परीक्षण में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जिसमें अपन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को अलग अलग कर सकते थे समय के अनुसार। फिर भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि लुकास परीक्षण क्या होता है, लुकास अभिकर्मक क्या होता है। बताओ लुकास अभिकर्मक क्या होता है, ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl, ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl, ये लुकास अभिकर्मक होता था। समय के आधार पर अपन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को देखते थे, सफेद अवक्षेप कौन जल्दी से बना देता है। कौन सी रिएक्शन के माध्यम से पता चलता था, SN1 रिएक्शन, यानी कि मध्यवर्ती काब्धनायन से पता चलता था, ठीक है भाई। आप देख लो ना, ZnCl2 और HCl को अगर मैं आपस में जोड़ूं तो ये क्या देगा, H प्लस प्लस ZnCl3 माइनस देगा। और अगर अल्कोहल की अभिक्रिया में इस पूरे एटम के साथ कराऊं, लुकास रिएजेंट के साथ कराऊं, तो यहाँ से H प्लस मिल रहा है, तो ये क्या बनाएगा, ROH2 प्लस, और यहाँ से R धनायन बनेगा, और R धनायन ZnCl3 माइनस से RCl बना लेगा, प्लस ZnCl2 का सफेद अवक्षेप प्राप्त होगा। कौन सा, सफेद अवक्षेप। और जितनी जल्दी ये सफेद अवक्षेप बनेगा उससे पता चल जाएगा कि कौन सी डिग्री का अल्कोहल है। भाई ये काब्धनायन बन रहा है बीच में, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में जल्दी काब्धनायन 3 डिग्री का बनेगा, यानी कि 3 डिग्री वाला बहुत जल्दी से रिएक्शन देगा, 2 डिग्री वाला थोड़ा धीमे देगा, और 1 डिग्री वाला शायद ना भी दे। तो बस उसी बात पे निर्भर है कि अगर अपन 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें, रिवीजन करा रहा हूं, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं ये चीज। 1 डिग्री अल्कोहल की लुकास अभिकर्मक, 2 डिग्री के साथ लुकास अभिकर्मक, 3 डिग्री के साथ लुकास अभिकर्मक की बात करूं तो 3 डिग्री वाला तो तुरंत दे देता है, यानी कि इमीडिएटली दे देता है। 2 डिग्री वाला अल्कोहल जो है वो 5 से 10 मिनट लगाता है सफेद अवक्षेप बनाने में, जबकि ये 30 मिनट से ज्यादा या हीट देने पर सफेद अवक्षेप बनाता है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल की पहचान कर सकते हैं हम लुकास अभिकर्मक द्वारा कि कौन जल्दी से सफेद अवक्षेप बना के दे रहा है। तो ये इतना सा लुकास परीक्षण था, ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, इसलिए अपन ने रिवीजन कर लिया। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है विक्टर मेयर परीक्षण। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, उसको पढ़ना भी हमें आवश्यक है, तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलो
नेक्स्ट है हमारे पास विक्टर मेयर टेस्ट या विक्टर मेयर परीक्षण। सर हिंदी में लिखो। अबे हिंदी में विक्टर की स्पेलिंग लिख लेना तुम, मेयर भी लिख लेना, और टेस्ट को परीक्षण बोलते हैं, इतना लाड़ में भी ना है, ठीक है। तो विक्टर मेयर परीक्षण में अगर मैं बात करूं तो वापस से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को अलग किया जा सकता है रंग के आधार पर, कलर के आधार पर। यहां पर जो कलर की प्राप्ति होगी वो क्या होगी, RBC। R का मतलब रेड, B का मतलब ब्लू और C का मतलब कलरलेस यानी कि रंगहीन। इस माध्यम से आप समझोगे तो फटाफट से समझ में आ जाएगा। रेड ब्लू कलरलेस RBC, बस इतना सा ध्यान रखना है, RBC शॉर्ट फॉर्म, रेड ब्लू कलरलेस। कलरलेस मतलब रंगहीन, ठीक है। तो ये देगा आपका 1 डिग्री अल्कोहल, ये देगा आपका 2 डिग्री अल्कोहल और ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। देखते हैं कैसे कैसे क्या होगा। इसमें 4 तरह के अभिकर्मक की आवश्यकता अपने को पड़ने वाली है। वो 4 तरह के अभिकर्मक मैं लिख देता हूं। सबसे पहले तो अपने को पड़ेगी P+I2 की आवश्यकता, सेकंड नंबर पे अपने को पड़ेगी AgNO2 की आवश्यकता, थर्ड नंबर पे अपन को पड़ेगी HNO3 की आवश्यकता, HNO2 से काम चल जाएगा, फोर्थ नंबर पे अपने को पड़ेगी NaOH की आवश्यकता। ये 4 अभिकर्मक से अपन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को अलग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा RCH2OH, कौन सी डिग्री का अल्कोहल है, 1 डिग्री। फिर मैंने लिखा R2CHOH, फिर मैंने लिखा R3COH, ठीक है। ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल अगर आपको देखना नहीं आता तो पहला लेक्चर या दूसरा लेक्चर आप देखो स्टार्टिंग का, जहां से अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चालू किया था। कौन सी डिग्री के कार्बन से OH जुड़ा है, बेसिकली वो बात है। ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है इसलिए 1 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है इसलिए 2 डिग्री, 3 डिग्री से जुड़ा है इसलिए 3 डिग्री। सबसे पहले क्या करना है अपने को, ये जो 1 डिग्री अल्कोहल है इसकी अभिक्रिया अपन को P+I2 के साथ करानी है। अल्कोहल की अभिक्रिया P+I2 के साथ मैंने पिछली क्लास में भी आपको रिविजन में बताया था, क्या बनेगा, RCH2I। इसके बाद इसकी अभिक्रिया करानी है अपने को AgNO2 के साथ। AgNO2 के साथ कौन सी अभिक्रिया होगी, SN2 अभिक्रिया होगी और क्या बन जाएगा, RCH2NO2 बन जाएगा। फिर क्या होगा, HNO2 के साथ इसकी रिएक्शन करानी है। HNO2 की बात करूं तो HNO2 कुछ ऐसा दिखेगा, एक H है, N है, 2 O है। यहां से क्या होगा, HNO2 के साथ अभिक्रिया कराऊंगा, अपने को क्या, अपने को पानी निकालना है। अपन यहां से पानी निकाल के क्या बना लेंगे, RC+NOH, यहां पर आ जाएगा NO2। इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। क्या बोलते हैं, नाइट्रोलिक एसिड, इसका नाम नाइट्रोलिक एसिड है। इसके बाद इसमें क्या होगा, NaOH डालेंगे, जगह की थोड़ी कमी आप नीचे लिख लेना, NaOH डालेंगे। अभी भी इसके पास एसिडिक H है, अम्लीय हाइड्रोजन है, अम्लीय हाइड्रोजन है तो एसिड बेस अभिक्रिया होगी और एसिड बेस अभिक्रिया होके क्या बनेगा, यहाँ पे ब्लड रेड कलर आएगा। क्योंकि एसिड और बेस की जब रिएक्शन होगी, अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया होगी तो लवण बनेगा और उस लवण का कलर क्या होगा, खून जैसा लाल कलर होगा, ब्लड रेड कलर होगा। बात समझ में आई। तो P+I2 इस्तेमाल किया, AgNO2 इस्तेमाल किया, फिर HNO2 इस्तेमाल किया, फिर NaOH के थ्रू कलर का प्राप्ति 1 डिग्री अल्कोहल के लिए क्या हुई, रेड कलर। 2 डिग्री की बात करूंगा तो 2 डिग्री में P+I2 डालते ही क्या बनेगा, R2CHI बनेगा। फिर इसमें AgNO2 डालेंगे तो AgNO2 के द्वारा SN2 अभिक्रिया होके क्या बनेगा, R2CHNO2 बनेगा। फिर इसमें HNO2 डालूंगा। अब की बार मैंने HNO2 को इस तरह से लिखा क्योंकि मुझे पानी निकालना है और पानी निकालने के लिए मैंने यहाँ से H और यहाँ से OH लिया। क्या बनाया, R2CN_O इसको बोलते हैं स्यूडोनाइट्रोल। क्या बोलते हैं, स्यूडोनाइट्रोल। और स्यूडोनाइट्रोल की अभिक्रिया अगर मैं NaOH के साथ कराऊं तो यहाँ पर मुझे क्या प्राप्त होता है, ब्लू कलर प्राप्त होता है, नीला रंग प्राप्त होता है। वही एसिड बेस अभिक्रिया हो रही है, नीले रंग की प्राप्ति होगी। बात समझ में आती है। नेक्स्ट, अगर मैं यहां पर R3C, मतलब बेसिकली ये जो NaOH के साथ है वो तो रिएक्शन ही नहीं दे रहा। ये जो ब्लू कलर है, नीला कलर है, वो किसका कलर है, स्यूडोनाइट्रोल का कलर है। बेसिकली नीला कलर स्यूडोनाइट्रोल का है, ना कि NaOH का। NaOH के साथ अभिक्रिया, क्योंकि अम्लीय हाइड्रोजन तो है नहीं, तो अम्लीय हाइड्रोजन नहीं है, तो ये जो नीला कलर आया वो बेसिकली स्यूडोनाइट्रोल का कलर आया है, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल के साथ अगर मैं P+I2 की अभिक्रिया कराऊंगा, क्या बनेगा, R3CI बनेगा। AgNO2 की अभिक्रिया कराऊंगा, वैसे तो बहुत मुश्किल से होगी क्योंकि SN2 अभिक्रिया है, लेकिन अगर करा भी दी
तो NO2 बन जाएगा। फिर अगर मैं इसको HNO2 के साथ भी ट्रीट कर दूं तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। फिर मैं इसको NaOH के साथ करा दूं तो फिर तो कोई रिएक्शन होनी नहीं है, जब ऊपर ही नहीं हुई तो नीचे क्या होगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, कलरलेस यानी कि रंगहीन उत्पाद प्राप्त होगा, क्योंकि ना तो यहाँ पर स्यूडो नाइट्रोल बन रहा है, ना ही यहाँ पर नाइट्रोलिक एसिड के बाद NaOH के साथ रिएक्शन हो रही है। देखो कलर क्यों आता है, कलर इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे जो पाई1 के इलेक्ट्रॉन है ये डीलोकलाइज करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं ये लोग विस्थानीकरण करते हैं, उसकी वजह से ट्रांजिशन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, उसकी वजह से कलर जनरेट होता है कंपाउंड के अंदर। ये सब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ब्लड रेड कलर आया 1 डिग्री के साथ, 2 डिग्री के साथ नीला कलर, 3 डिग्री के साथ कोई कलर नहीं आया, रंगीन आया। यानी कि विक्टर मेयर टेस्ट से अपन ने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल की पहचान कर ली कि अगर 1 डिग्री होगा तो लाल कलर आएगा, 2 डिग्री होगा तो नीला आएगा और 3 डिग्री होगा तो रंगीन आएगा। टेस्ट ट्यूब ले लो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पहचान सकते हैं। ये आइटम आपको डालने पड़ेंगे और आसानी से पहचान में आ जाएगा कौन सा 1 डिग्री, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री। तो पीओसी अल्कोहल की मेनली यही थी। लुकास परीक्षण इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, विक्टर मेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये 2 टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट वगैरह होता है, लेकिन इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, इसलिए अपन उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे, ठीक है। और अल्कोहल और फिनॉल के विभेदन वाले जो टेस्ट होंगे वो अपन फिनॉल पढ़ने के बाद करेंगे। और फिनॉल कब पढ़ेंगे अपन, नेक्स्ट क्लास में। आप रिवीजन करके आना, एक बार एनसीईआरटी से देख के आना कि फिनॉल बनाने की प्रक्रिया क्या होती है। हालांकि मैंने आपको फिनॉल बनाना सिखाया है काफ़ी ज़्यादा अराइल हैलाइड वाले चैप्टर में, जब मैंने आपको SNAR अभिक्रिया पढ़ाई थी और डाउस प्रोसेस पढ़ाया था। डाउस प्रोसेस में आप देखना, डाउस प्रोसेस में अपन ने फिनॉल बनाया था, है ना। तो फिनॉल काफ़ी तरीके से बना सकते हैं अपन, उस पर वही सारी बातें करेंगे, नाइट्रेशन, हेलोजिनीकरण, फ्रीडल ग्राफ अल्काइलेशन, फ्रीडल ग्राफ असाइलेशन, वही सारी बातें वापस रिपीटेटिव चलेगी। एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करके बैठना ताकि जल्दी समझ में आए। थैंक यू सो मच।